आज मैं आपको 2014 की एक थ्रिलर साइंस फाई फिल्म दिखाऊंगी जिसका शीर्षक है एक्स मशीना स्पॉइलर अहेड। सावधान रहें और ध्यान रखें। एक इंटरनेट कंपनी में एक प्रोग्रामर कालिब स्मिथ ने एक प्रतियोगिता जीती है। इससे उसे वहां एक सप्ताह बिताने का मौका मिलता है। नाथन बेटमैन की शानदार और निजी संपत्ति, उनकी कंपनी के सीईओ, संपत्ति पहाड़ों में बेहद अलग थलग है, जहां कालिब को हवाई जहाज से ले जाया जाता है और फिर जंगल के रास्ते पैदल बाकी रास्ता तय करने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब कालिब घर पहुंचता है तो उसे एक निजी कुंजी कार्ड दिया जाता है। सुरक्षा द्वार पर कालिब घर की पहली मंजिल के माध्यम से अपना रास्ता बनाता है जब तक कि वह अंत में नाथन को बाहर व्यायाम करते हुए नहीं पाता। नाथन एक करिश्माई व्यक्ति है जो कालिब के साथ छोटी छोटी बातें करने की कोशिश करता है क्योंकि वे पहली बार मिलते हैं, क्योंकि नाथन कालिब को वह संपत्ति दिखाता है जिसे वह सीखता है। यह एक घर नहीं है बल्कि एक शोध सुविधा है। नाथन अपनी संपत्ति पर जो शोध कर रहा है उसे साझा करने के लिए उत्सुक है। हालांकि कालिब को पहले ब्लू बुक गैर प्रकटीकरण समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा। कालिब उन अजीब अनुरोधों के कारण हस्ताक्षर करने के लिए अनिच्छुक है जिनका पालन करने की उससे अपेक्षा की जाती है। थोड़े से अनुनय विनय के बाद नाथन ने सफलतापूर्वक कालिब को समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी कर लिया। कालिब द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद नाथन ने कालिब से पूछा कि क्या वह जानता है कि ट्यूरिंग टेस्ट क्या है। कालिब की समझ ये है कि जब कोई इंसान नहीं जानता कि वह एक कंप्यूटर के साथ बातचीत कर रहा है तो कंप्यूटर उसके पास है, परीक्षण पास कर लिया है और उसके पास कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। एआई नाथन ने कालिब को सूचित किया कि वह एक ट्यूरिंग टेस्ट में मानव घटक होगा जो यह निर्धारित करेगा कि एआई एवा नाथन द्वारा बनाया गया परीक्षण पास कर सकता है या नहीं। कालिब इस परियोजना से मोहित हो गया है और कहता है कि यदि वह इसे पास कर लेता है, पहला सत्र शुरू होने से पहले देवताओं का इतिहास होगा। कालिब ने उस कमरे के बाहर के क्षेत्र की जांच की जहां एवा रखी गई है। उसे प्रबलित कांच की दीवार में एक दरार दिखाई देती है जो उसे एवा से अलग करती है। ऐसा लगता है कि एवा अपने कमरे से भागने की कोशिश कर रही थी। कालिब ऊपर देखता है और देखता है कि एवा उसकी दृष्टि की रेखा में आ रही है। उसका चेहरा और हाथ एक महिला की तरह डिजाइन किए गए हैं, लेकिन उसका शरीर एक मशीन की तरह है। एवा कालिब का स्वागत करती है और उसे बताती है कि वह केवल नाथन से पहले कभी किसी से नहीं मिली है। वह उससे पूछती है कि क्या वह कई लोगों से मिल चुका है, नए लोग, और वह जवाब देता है कि आपके जैसा कोई नहीं है। वह बातचीत को मोड़ देता है और उसे बताता है कि उन्हें बर्फ तोड़नी होगी। वह उससे पूछता है कि क्या वह इसका अर्थ जानती है और वह स्वीकार करती है कि वह समझती है कि यह किसी भी सामाजिक अजीबता को दूर करने के लिए है। एवा उसे अपनी उम्र के बारे में बताती है और वह एक है। हालांकि वह वर्षों या महीनों में निर्दिष्ट नहीं करती है, केवल एक। कालिब फिर उससे पूछती है कि उसने कब बोलना सीखा और वह कहती है कि वह हमेशा बोलना जानती थी। वे चर्चा करते हैं कि यह असामान्य क्यों है या नहीं, क्योंकि एवा का मानना है कि भाषा कुछ है। लोग कालिब काउंटरों को प्राप्त करते हैं। ऐसा हो सकता है कि भाषा जन्म से मौजूद है और जो सीखा गया है वह यह है कि भाषा को बातचीत में कैसे बनाया जाए ताकि उनका पहला सत्र पूरा हो जाए। कालिब अपने मुठभेड़ से मोहित हो गया है और बियर पीते समय नाथन से सत्र के बारे में बात कर रहा है। साथ में वह नाथन को बताता है कि एवा से बात करना कांच के माध्यम से बात करने जैसा था, बजाय इसके कि कालिब का मतलब क्या था। नाथन ने कालिब की केवल ये कहकर प्रशंसा की कि वह उद्धरण योग्य है और शब्दों के साथ अच्छा है। कालिब ने यह कहते हुए इसका खंडन करने की कोशिश की कि यह किसी और का उद्धरण था, लेकिन नाथन ने उसे अपने बारे में विषय बदलने के लिए रोका। नाथन ने उस बात पर विचार किया जब कालिब ने कहा था कि नाथन एक आदमी नहीं था बल्कि भगवान था। अगर उसने एक बार फिर चेतना के साथ एक मशीन का आविष्कार किया तो कालिब निराशा के साथ हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है कि उसने वास्तव में ऐसा नहीं कहा था, लेकिन नाथन बात करता है उसके ऊपर। नाथन इस बारे में बात करना जारी रखता है कि अगर परीक्षण पास हो जाता है तो कालिब ने स्वीकार कर लिया था कि वह एक भगवान है। कालिब ने एक बार फिर से हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन नाथन ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। कालिब ने फिर जिस तरह से परीक्षण स्थापित किया है उसके बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है। उसकी समझ से मनुष्य नहीं है, रोबोट को देखना चाहिए। नाथन का कहना है कि वे उस बिंदु से आगे निकल चुके हैं, क्योंकि अगर कालिब ने एवा को नहीं देखा तो वह विश्वास करेगा कि वह एक इंसान थी। असली परीक्षण ये दिखाना है कि एवा एक रोबोट है, लेकिन ये देखना है कि क्या कालिब का मानना है कि वह चेतना है। कालिब इससे सहमत है। बाद में उसका दृष्टिकोण ये था कि उस रात कालिब सो नहीं पा रहा था, इसलिए उसने ये देखने का फैसला किया कि एवा उसके कमरे में निगरानी प्रणाली के माध्यम से क्या कर रही है, क्योंकि वह उसे देखता है कि बिजली कट गई है और कालिब मुख्य समय तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकल सकता है। जनरेटर बहाल कर दिया गया है, बिजली लगभग तुरंत वापस कर दी गई है और कालिब अपने कमरे से बाहर निकलता है। हॉल से नीचे चलते समय उसकी नज़र चेहरे की प्रतिकृतियों से सजी एक दीवार पर पड़ती है। वह जैक्सन पोलक की पेंटिंग वाले कमरे में प्रवेश करता है जिसे फेल्ट के नाम से जाना जाता है। कालिब को एक फोन मिलता है और जब वह उसका उपयोग करने का प्रयास करता है वह नाथन को देखकर चौंक गया जो सोफे पर लेटा हुआ बियर पी रहा था। हाल ही में वे मिल रहे हैं, लेकिन वह इस मुद्दे पर काम कर रहा है। इस छोटी सी बातचीत से असहज होकर कालिब अपने कमरे में वापस चला जाता है। अगली सुबह एक महिला बिना बताए कालिब के कमरे में आती है। वह बिना बताए उसके लिए कॉफी की एक प्लेट छोड़ जाती है। उसके साथ नजरें न मिलाने की कोशिश करते हुए कालिब बाहर की ओर जाता है जहां नाथन वजन उठा रहा है। वह महिला योको को अपने कमरे में भेजने के लिए माफी मांगता है, लेकिन वह नहीं चाहता था कि कालिब ज्यादा सोए। वे अगले सत्र पर चर्चा करते हैं। कालिब अगला सत्र शुरू करता है एवा के साथ, जहां वह उसे अपने द्वारा बनाए गए चित्र दिखाती है। वह निराश है क्योंकि वह हर दिन चित्र बनाती है, लेकिन वह नहीं जानती कि चित्र क्या है। फिर वह बातचीत बदल देती है और कालिब से पूछती है कि क्या वह उसका दोस्त बनना चाहता है। हालांकि वह उसे बताती है कि उसने कैसे नोटिस किया कि उनके बातचीत एक तरफा होती है, क्योंकि वह उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता है, फिर भी वह उसके बारे में कुछ नहीं जानती है।
वह अपने बारे में बात करता है जैसे कि उसकी निजी जिंदगी, जबकि वह उसे देखती हुई घूमती है और बातचीत को आगे बढ़ाती है। वह केवल चलना बंद कर देती है और जब वह बताता है कि कैसे एक कार दुर्घटना में उसके परिवार की मृत्यु हो गई थी, तो वह उसकी आंखों में देखता है। वह विस्तार से बताता है कि जब ये घटना घटी तो वह कार में था और उसे लंबे समय तक अस्पताल में रखा गया था। एवा के चेहरे पर दुख की झलक थी और पश्चाताप था अपनी आवाज में जब वह उससे कहती है कि उसके साथ जो हुआ उसके लिए उसे खेद है। तो वह कहता है कि यह ठीक है और कोडिंग में आने और उस क्षेत्र में आगे बढ़ने के तुरंत बाद एवा का चेहरा खेद से तटस्थ में बदल जाता है और उसकी तुलना नाथन कालेब से करता है। वह सहमत होता है और तुरंत कहता है कि वह है नाथन से अलग, क्योंकि नाथन ने कोडिंग क्षेत्र में बहुत कुछ हासिल किया है। एवा पूछती है कि क्या कालेब को नाथन पसंद है। वह कहता है कि वह करता है। एवा ये भी जानना चाहती है कि क्या वह कालेब का दोस्त है, जिस पर कालेब जवाब देता है कि वह उस पर विश्वास करता है, इसलिए वह सवाल में आगे बढ़ती है। क्या नाथन कालेब का अच्छा दोस्त है? कालेब अनिश्चित है कि इसका उत्तर कैसे दिया जाए और वह हकला रहा है क्योंकि वह सही उत्तर खोजने की कोशिश कर रहा है कि अचानक बिजली कट जाती है। एवा इसका फायदा उठाती है कि नाथन बातचीत सुनने या देखने में सक्षम नहीं है और फुसफुसाता है कालेब को यह बताना चाहिए कि उसे नाथन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इससे पहले कि कालेब एवा से पूछ सके कि उसका क्या मतलब है, बिजली वापस चालू कर दी गई है। एवा तुरंत किताबों के बारे में बात करना शुरू कर देती है ताकि नाथन को इस बात पर संदेह न हो कि बिजली बंद होने पर क्या बात हुई होगी। कालेब के लिए जो कुछ हुआ उससे बाहर निकलने का एक क्षण, लेकिन वह आगे बढ़ता है और एवा रात्रिभोज में किताबों के बारे में जो कह रही थी उससे सहमत होता है। कालेब को पता चलता है कि क्योको को कोई अंग्रेजी नहीं आती है। नाथन कहता है कि यह एक और सुरक्षा उपाय है क्योंकि वह परियोजनाओं को समझ नहीं पाएगी। वह नाथन पर काम करता है। बिजली कटौती के विषय पर आता है जिसका वह सामना कर रहा है। कालेब पूछता है कि नाथन के पास जनरेटर को ठीक करने के लिए तकनीशियन वापस क्यों नहीं आते हैं। नाथन कहता है कि सभी सुरक्षा उपायों के कारण लोगों को इसे ठीक करने के लिए बुलाना बहुत मुश्किल है, कि आखिरी नौकरी के बाद उसने उन सभी लोगों को मार डाला था। कालेब चिंता की दृष्टि से नाथन की ओर देखता है, पंचलाइन की प्रतीक्षा करता है। नाथन केवल कमजोर रूप से मुस्कुराता है। नाथन फिर पूछता है कि सत्र कैसा था और कालेब अपना विवरण देता है। नाथन जानना चाहता है कि इस दौरान क्या कहा गया था। बिजली बंद होने के कारण कालेब घबराकर अपना खाना खाना जारी रखता है और उसे बताता है कि एवा ने कुछ नहीं कहा। नाथन आश्चर्यचकित है लेकिन अगले सत्र में आगे नहीं बढ़ता है। एवा कालेब से उस कमरे से बाहर कभी न जाने के बारे में बात करती है जिसमें उसे रखा गया है। वह उससे पूछता है कि वह कहाँ है। वह जाना चाहेगी और उसने समझाया कि वह एक ट्रैफिक चौराहे पर जाना चाहेगी ताकि वह कई इंसानों को देख सके। कालेब ने उससे कहा कि इसे लोग देखना कहते हैं और उसे यह विचार पसंद आया कि वे एक साथ जा सकते हैं। कालेब मुस्कुराता है और उसे बताता है कि यह डेट होगी। वह इस उत्तर से खुश है और कालेब को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहती है। वह अपनी अलमारी की ओर जाती है और एक ड्रेस, स्वेटर और विग पहनती है। जब वह तैयार हो जाती है तो वह कालेब को अपना नया रूप दिखाने के लिए वापस जाती है। वह कहता है कि वह अच्छी लग रही है। एवा इससे खुश है यह उत्तर और कहता है कि वह अपनी डेट पर यही पहनेगी। कालेब इस बात से भ्रमित है कि एवा ने पिछले सत्र में क्या कहा और किया था। उसने नाथन से पूछा कि वह एआई को कामुकता क्यों देगा और उन्हें लिंग की आवश्यकता नहीं है। नाथन बताते हैं कि यह लिंग और कामुकता का अस्तित्व ही प्रकृति है। कालेब अभी भी नाथन के तर्क को नहीं समझता है। वह नाथन के साथ इस विषय पर बहस करना जारी रखता है। कालेब ने नाथन पर एवा को उसकी ओर आकर्षित करने के लिए प्रोग्रामिंग करने का आरोप लगाया है। चिढ़कर नाथन कालेब से कहता है कि जब वे कमरे में प्रवेश करते हैं तो वह उसे दूसरे कमरे में ले जाए। नाथन दीवार पर प्रदर्शित एक बड़ी अमूर्त पेंटिंग के पास जाता है। नाथन अपने भाषण के अंत में प्रसिद्ध चित्रकार जैक्सन पोलक के तरीकों का वर्णन करता है। वह कालेब से पूछता है कि क्या होता अगर वह अपने तरीकों पर कायम नहीं रहता। कालेब जवाब देता कि पोलक ने ऐसा किया होता। नाथन ने कभी कोई पेंटिंग नहीं बनाई थी। वह उत्साहित होकर उससे सहमत हो गया और उसने चित्रकार के तरीकों की तुलना परीक्षण से की कि यदि चित्रकार हर कदम और प्रक्रिया के बारे में सोचता तो वह सफल नहीं होता। नाथन शांत हो जाता है और कायला से कहता है कि उसने एवा को आकर्षित करने के लिए प्रोग्राम नहीं किया था उसे, और वह उसे पसंद करने का दिखावा नहीं कर रही है। चौथे सत्र में कालेब ने एक प्रयोग को याद किया जो उसे कॉलेज में अपने एआई कोर्स में करना था, जिसे ब्लैक एंड व्हाइट रूम में मैरी कहा जाता था। वह एक वैज्ञानिक का वर्णन करता है जो रंगों में विशेषज्ञता रखता था, लेकिन उसने कभी रंग नहीं देखा था क्योंकि वह एक काले और सफेद कमरे में रहती थी। उसका जन्म वहीं हुआ था और जब वैज्ञानिक पहली बार बाहर निकले तो वह हमेशा अकेली रहती थी। आखिरकार उसे पता चला कि रंग कैसा महसूस होता है, जैसा कि कालेब कहानी बताता है। एवा एक वैज्ञानिक से जुड़ती है और खुद को काले रंग में अकेले होने की कल्पना करती है और सफेद दुनिया कहानी खत्म करने के बाद कालेब ने ईवा को बताया कि काले और सफेद कमरे में मैरी एक मशीन है। वह इंसान है। जब वह बाहर निकलती है तो एवो केवल कालेब को देखती रहती है, लेकिन गंभीर कालेब फिर एवा को बताता है कि उसे उसका परीक्षण करने के लिए वहां लाया गया था। वह पूछता है अगर उसे पता था तो वह जवाब देती है कि नहीं, लेकिन वह इस जानकारी से दुखी है कि बिजली कट गई है। और कालेब ने स्थिति का फायदा उठाते हुए एवा से पूछा कि उसने उससे नाथन पर भरोसा न करने के लिए क्यों कहा। उसने जवाब दिया कि नाथन कालेब की हर बात के बारे में झूठ बोलता है। वह अभी भी उलझन में है कि इतनी अधिक बिजली कटौती क्यों हो रही है और उसका मानना है कि नाथन इसका आयोजन कर रहा है। हालांकि एवा उसे बताती है कि वही बिजली कटौती का कारण है क्योंकि वह खुद को चार्ज करते समय बिजली के प्रवाह को उलट सकती है। कालेब को यह समझ में आने लगता है कि उसने ऐसा नहीं किया है। संयोग से संपत्ति में जाने के लिए लॉटरी जीती, लेकिन इसके बजाय उसे चुना गया। कालेब ने एक झरने के पास पैदल यात्रा के दौरान नाथन से इस बारे में बात की। नाथन ने कहा कि उसने कालेब को चुना क्योंकि वह जानता था कि वह सभी सही प्रश्न पूछेगा। क्योंकि कमरे में जैक्सन पोलक के साथ खड़ा है।
पेंटिंग उसे घूर रही है। कालेब अंदर आता है और उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है। वह उसके पास जाता है और उसके कंधों पर हाथ रखता है और उसका सामना करते हुए पूछता है कि नाथन कहाँ है। उसे समझ में नहीं आता है और कालेब को घूरता है। वह नाथन के बारे में पूछना जारी रखता है जब क्योको अपने ब्लाउज के बटन खोलना शुरू कर देती है और कालेब को लगातार घूरती रहती है। हैरान होकर कालेब उसे अभी भी रुकने के लिए कहता है। क्योको उसकी बात नहीं सुनता है। नाथन लापरवाही से अंदर आता है और याद दिलाता है कि कालेब उससे बात करने में अपना समय बर्बाद कर रहा है, लेकिन वह उसके साथ नाचने में अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। कमरे में रोशनी है, लाल संगीत बजना शुरू हो जाता है और क्योको नृत्य करना शुरू कर देता है। नाथन कोरियोग्राफ किए गए नृत्य में उसके साथ शामिल हो जाता है। जब कालेब उन्हें देखता है जैसे कि वे अगले सत्र के दौरान पागल हो गए हों, एवा कालेब से प्रश्नों की एक श्रृंखला पूछती है। पहले तो सब कुछ ठीक लगता है जब तक कि वह कालेब से नहीं पूछती कि क्या होगा यदि वह परीक्षण में विफल हो जाती है। तो उसके पास कोई सीधा उत्तर नहीं होता है। बिजली कट जाती है क्योंकि बिजली चली जाती है। एवा कालेब से पूछती है कि क्या वह उसके साथ रहना चाहता है। वह उसे उत्तर देने का मौका नहीं देती है और कहती है कि वह ऐसा करना चाहती है। उसके साथ बाहर रहें। कालेब और नाथन कुछ पेय पी रहे हैं और एवा पर चर्चा कर रहे हैं जब कालेब को पता चलता है कि नाथन एक और मॉडल बनाने जा रहा है। एवा नाथन उस प्रक्रिया का वर्णन करती है जहां वह उसके दिमाग को डाउनलोड करेगा और डेटा को इम्पैक्ट करेगा। वह उसकी यादें भी मिटा देगा और वही शरीर बनाए रखें। कालेब को पता चलता है कि यह प्रक्रिया अनिवार्य रूप से एवा को नष्ट कर देगी। वे सुविधा के अंदर लौट आते हैं जहां नाथन सोफे पर लेटा होता है और शराब पीना जारी रखता है। जब नाथन अपने नशे से बाहर निकलता है तो कालेब उसे कमरे के पार से देखता है। कालेब नाथन का कुंजी कार्ड लेता है और नाथन के पास जाता है। कंप्यूटर से वह पुराने वीडियो फुटेज निकालता है जब नाथन ने एवा से पहले अन्य एआई मॉडल बनाए थे। फुटेज में नाथन को विभिन्न महिला रोबोटों के साथ दिखाया गया है। आखिरी रोबोट को नाथन पर चिल्लाते हुए पूछा गया है कि वह वहां क्यों है। वह लगातार अपने हाथों से दरवाजे को पीट रही है जब तक उसकी बाहें पूरी तरह से गिर नहीं गईं। तब तक कालेब ने जो देखा उससे वह भयभीत हो गया। क्योको बिस्तर पर बिना कपड़े पहने लेटा हुआ था। जब कालेब कमरे में चला गया तो वह अलमारी में गया और एक अलमारी को खोला जिसमें अन्य एआई मॉडल का खुलासा हुआ। नाथन जाग गया और उसे पता चला कि कालेब ने उसे छोड़ दिया है। रूम क्योको समझता है कि कालेब सच्चाई जानता है और उसकी कृत्रिम त्वचा की पिछली परतों को छीलता है जिससे पता चलता है कि वह भी एक रोबोट है। नाथन घर से लड़खड़ाता हुआ अपने शयन कक्ष में जाने का प्रयास करता है। जब वह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो उसे अपना चाबी कार्ड नहीं मिलता है और सोचता है कि उसने इसे खो दिया है। जैसे ही वह फर्श पर गिरता है बिजली का दरवाजा खुलता है और कालेब बाहर निकलता है। नाथन उसे बताता है कि उसने अपनी चाबी खो दी है। कालेब हाथ में कुंजी कार्ड के साथ नाथन के बगल में घुटने टेक देता है और उसे बताता है कि उसने चाबी गिरा दी है क्योंकि नाथन बहुत नशे में है। इस चाल से मूर्ख बना कालेब उस रात सो नहीं सका। पिछली घटनाओं को याद करने के बाद उसके दिमाग में क्योको की छवि घूमती है। वह बाथरूम में जाता है और दर्पण के पास जाता है। वह अपनी त्वचा को महसूस करता है और अपने चेहरे को देखता है। वह अपना शेव रेजर पकड़ता है और खींचता है। वह ब्लेड में से एक को बाहर निकालता है। ब्लेड को अपनी कलाई पर घुमाता है और खुद को काटता है जिससे गहरा घाव हो जाता है। फिर घाव के अंदर की जांच करता है और यह सुनिश्चित करता है कि वह वास्तव में एक इंसान है और कोई एक कालेब नहीं है। वह स्थिति से पूरी तरह से प्रभावित नहीं होता है और घाव करना जारी रखता है। उसका सारा खून दर्पण पर फैल गया और दर्पण को घूरने लगा। एआई की सच्चाई ने उसे भ्रमित कर दिया कि क्या असली था और क्या मशीन। जैसे ही वह दर्पण को घूरता है क्रोध उसमें भर जाता है जब तक कि वह दर्पण पर मुक्का नहीं मारता। दर्पण एक और कैमरा था। क्योको था स्क्रीन के दूसरी तरफ ये देख रहा है कि कालेब ने खुद के साथ क्या किया है क्योंकि अगले सत्र में कालेब को नाथन द्वारा एआईएस के उपयोग के बारे में काला सच पता चलता है। वह एवा को बिजली बंद करने का संकेत देता है। एवा बिजली बंद कर देता है और कालेब को नाथन की योजनाओं के बारे में सुनता है। व्यावहारिक रूप से एवा को मारने के लिए जब वह उसे रिप्रोग्राम करता है तो एवा डर जाती है और उसे बाहर निकालने के लिए उसकी मदद चाहती है। वह उससे कहता है कि वे तब तक इंतजार करेंगे जब तक कि नाथन नशे में न हो जाए और ब्लैकआउट न हो जाए। तब कालेब नाथन का कुंजी काट लेगा और सुरक्षा प्रोटोकॉल को फिर से प्रोग्राम करेगा जिसे वह बदल देगा। ऐसा इसलिए कि बिजली कटौती के दौरान दरवाजे बंद नहीं रहेंगे बल्कि खुल जाएंगे। एवा को रात 10 बजे बिजली गुल होने की जरूरत है और वह ऐसा करने के लिए सहमत हो जाती है। अगली सुबह नाथन रसोई में जाता है और कालेब का स्वागत करता है। वह कालेब को याद दिलाता है कि यह उसका आखिरी दिन है और हेलीकॉप्टर उसे अगली सुबह लेने के लिए निर्धारित है। नाथन कहता है कि उसे अपनी संपत्ति में कालेब के साथ रहने में मजा आया। कालेब ने खुशी से उसके आतिथ्य के लिए उसे धन्यवाद दिया। वह फ्रिज के पास गया और नाथन पर एक पेय डालने के लिए एक बोतल निकाली। उसने पेय को नाथन को सौंपने की कोशिश की अपने प्रवास का जश्न मनाने के लिए, लेकिन नाथन ने इस उलझन में पेय लेने से इनकार कर दिया कि नाथन को वह पेय नहीं चाहिए। उसने उसे बियर देने की कोशिश की लेकिन नाथन ने फिर भी मना कर दिया। नाथन बहुत अधिक शराब पी रहा है और डिटॉक्स पर जाना चाहता है। कालेब हार गया है और खुद ही पीता है। नाथन एवा के बारे में बातचीत को बदल देता है और सोचता है कि क्या वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई है। कालेब चुपचाप इस बात से सहमत है कि एवा उत्तीर्ण हो गई है। नाथन इस उत्तर से खुश है और फिर पुरानी बातचीत पर वापस जाता है जो उनके बीच हुई थी कि क्या एवा कायला को पसंद करने का नाटक कर रही थी। नाथन बताते हैं कि एवा ने शायद ऐसा करने का नाटक किया था कालेब की तरह, क्योंकि उसने उसे भागने के साधन के रूप में देखा था। उसने कालेब को उसे कुछ दिखाने के लिए रसोई से बाहर आने के लिए कहा था। क्योको एवा के कमरे तक जाती है। एवा पूछती है कि वह कौन है। क्योको कुछ नहीं कहती है। वे चुपचाप खड़े रहते हैं। नाथन कालेब को अपने फुटेज दिखा रहा है। पर्सनल कंप्यूटर से पता चलता है कि उसके पास एवा के कमरे में एक बैटरी चालित कैमरा था। नाथन बिजली कटौती के दौरान एवा और कालेब के बीच जो कुछ भी कहा गया था
वह सब कुछ देखने और सुनने में सक्षम है। नाथन नाराज नहीं दिखता है। वह बताता है कि असली परीक्षा कालेब की थी, न कि एवा की। उसने उसे भागने की आशा के रूप में कैलेब दिया। उससे अपेक्षा की गई थी कि वह अपने आकर्षण और भावनाओं का उपयोग करके कैलेब को उसकी मदद करने के लिए प्रेरित करेगी। कैलेब गुस्से में है और नाथन के साथ आंखों के संपर्क से बचता है। वह समझता है कि नाथन ने उसे नहीं चुना क्योंकि वह कोडिंग में अच्छा है। उसे चुना गया था उसके खोज इंजन के आधार पर, जिसने उसकी रुचियों को दर्शाया कि उसकी कोई प्रेमिका नहीं थी और वह नैतिक रूप से अच्छा था। नाथन कालेब के बगल में बैठता है और कहता है कि परीक्षा वास्तव में उत्तीर्ण हुई। उसी क्षण बिजली कट जाती है और नाथन कालेब से पूछता है कि उसने वास्तव में क्या सोचा था। भागने की योजना काम करने जा रही थी। वह योजना पर हंसता है, विश्वास करता है कि उसने कालेब को पकड़ लिया है। हालांकि कालेब ने नाथन को बताया कि उसे लगा कि वह उन्हें देख रहा था। कालेब ने उसे एक दिन पहले शराब पिलाई और सब कुछ फिर से प्रोग्राम किया। बिजली वापस चालू हो गई और नाथन चिंतित है कि वह खड़ा है और एवा को जांचने के लिए अपने मॉनिटर की ओर वापस चला जाता है। एवा ने अपना कमरा छोड़ दिया है। जैसे ही एवा अपने कमरे से बाहर निकलती है, वह चेहरे की उसी दीवार के पास से गुजरती है जिसकी प्रतिकृति कालेब ने पार की थी। वह चेहरों में से एक की जांच करती है, इसकी तुलना अपने स्वयं के क्योकू से करती है। बाहर निकलती है हॉल और एवा का सामना उसके सामने होता है। नाथन देख रहा है क्योंकि यह सब उसके मॉनिटर से हो रहा है। क्रोधित नाथन मुड़ता है और कालेब को मुक्का मारता है, जिससे वह बाहर निकल जाता है। वह डंबल वजन उठाता है और मॉनिटर को घूरता है, जिसे रोश ने अपने कब्जे में ले लिया है। एवा और क्योको आमने सामने खड़े हैं। एवा झुक जाता है और उससे कुछ फुसफुसाता है, लेकिन ये सुनाई नहीं देता है। एवा ने क्योको का हाथ पकड़ रखा है, जबकि क्योको ने अपने दूसरे हाथ में चाकू पकड़ रखा है। महिलाएं एक दूसरे को समझदारी से देखती हैं। उसी समय नाथन दालान में प्रवेश करता है। दोनों महिलाएं उसे देखती हैं, लेकिन कुछ नहीं कहती हैं। वह एवा को वापस जाने का आदेश देता है। वह उसके कमरे से पूछती है कि क्या वह कभी उसे कमरे से बाहर जाने देगा। नाथन ये कहते हुए झूठ बोलता है कि वह एवा को जानता है कि वह झूठ बोल रहा है और उसकी ओर चलना शुरू कर देता है। वह उसे रुकने का आदेश देता है। वह उसे अनदेखा करती है और नाथन की ओर भागने लगती है। वह डरा हुआ है। वह उसे रोकने के लिए उस पर चिल्लाना जारी रखता है। वह सीधे उस पर हमला करती है। वह उसे जमीन पर गिरा देती है और उसका गला घोंटने की कोशिश करती है। नाथन उसे काबू में कर लेता है। उसके एवा के ऊपर खड़ा होकर वह नफरत से उसकी ओर देखता है। नाथन एवा पर प्रहार करने के लिए वजन नीचे लाता है। वह उसे रोकने के लिए अपने हाथ का उपयोग करती है। प्रहार से नाथन का हाथ टूट गया और वह एवा को वापस अपने कमरे में ले जाने लगा, लेकिन क्योको ने उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया। उसने पलटकर क्योको के चेहरे पर प्रहार किया। क्योको का जबड़ा टूटने से उसका रोबोटिक चेहरा सामने आ गया क्योंकि क्योको जमीन पर गिर गई। एवा ने नाथन के पास से चाकू खींच लिया पीछे और नाथन के पेट में छुरा घोंपने के लिए आगे बढ़ता है। नाथन एवा से दूर हो जाता है और आंखें चौड़ी कर लेता है और दूर चला जाता है। जब वह जमीन पर गिर जाता है तो वह ज्यादा दूर तक नहीं चल पाता है और दीवार के खिलाफ लेट जाता है। एवा चलती है और उसके बगल में बैठ जाती है। वह उसके पास पहुंचती है और ले जाती है। जैसे ही वह अपनी अंतिम सांस के साथ उसका नाम एवा फुसफुसाता है, उसका कुंजी कार्ड उससे दूर हो जाता है। एवा कालेब के पास वापस जाती है और उसे नाथन के कमरे में रहने के लिए कहती है। जब वह भटकती है तो उसे वही कोठरियां मिलती हैं जिन्हें कालेब ने अन्य रोबोट निकायों से भरा हुआ पाया था। एवा ले जाती है। खुद को ठीक करने के लिए वह अपने शरीर पर लगाने के लिए रोबोट से सिंथेटिक त्वचा निकालना शुरू करती है। एक बार जब वह काम पूरा कर लेती है तो उसके पास एक महिला मानव का शरीर होता है, जैसा कि क्योको ने किया था। वह खुद कपड़े पहनती है और कमरे से बाहर चली जाती है। कालेब अभी भी है कमरे में बंद है। वह उसे बुलाता है, लेकिन वह उसकी ओर नहीं देखती है। वह दालान से नीचे देखती है, जहां क्योको और नाथन के शव पड़े हैं। एवा दालान से बाहर जाने वाले दरवाजे की ओर मुड़ती है और बाहर निकलने के लिए कुंजी कार्ड का उपयोग करती है। वह संपत्ति छोड़ देती है और चली जाती है, पहली बार बाहर, क्योंकि वह सब कुछ ले रही है। कालेब बेचैन होकर कमरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई किस्मत न होने के कारण एवा हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाती है और उस दुनिया को पीछे छोड़ देती है जिसके बारे में वह जानती थी कि अंत में कालेब कमरे में ही रह गया है और एवा को शहर का रास्ता मिल गया है।